हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। बुकलेट मिला है क्या सभी को? मिल गया ना बुकलेट? ओके, ठीक है। ग्रुप पर शेयर कर दो एक बार, अगर सब कॉपी है तो। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बुकलेट ग्रुप पर शेयर कर दो अगर किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है तो।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से फैक्टर उस रेट को अफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर सफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है? तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये क्या है? तो इट कैन बी नंबर ऑफ मोल्स of reactant number of moles of reactant reacted or number of moles of product formed per unit time। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट हो जाएगा। तो फिर इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट जो है वो हो जाएगा मोल पर सेकंड। ठीक है, अदर यूनिट भी इसके आ सकते हैं। देखो, इन टर्म्स ऑफ मोल भी हम रेट बोल सकते हैं कि कितने मोल पर सेकंड रिएक्ट कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ मास भी बोल सकते हैं, मतलब पर सेकंड कितना मास रिएक्ट कर रहा है या पर सेकंड कितना मास बन रहा है। ओके, सो केजी पर मीट केजी पर सेकंड या ग्राम पर सेकंड वगैरह कुछ भी। तो मेनली जो यूनिट यहाँ पर यूज की जाती है वो मोल वाली या मोल पर लीटर वाली, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वाली या मोल वाली, ये यूनिट मेनली यूज की जाती है। ठीक है, वेट वाली यूनिट जनरली कम यूज की जाती है। ये सर ये 12th का चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स जो है 12th का चैप्टर। Yes, Vandar, this is first phase.
दे मोल पर लीटर पर सेकंड एंड मोल पर सेकंड बोथ आर डिफरेंट, सेम थोड़ी है, बट रेट अलग अलग टर्म्स में कैसे भी आ सकता है। मतलब हम रेट को नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, उस टर्म्स में भी रेट देख सकते हैं, या फिर वेट रिएक्टेड पर यूनिट टाइम भी रेट देख सकते हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेड पर यूनिट टाइम भी रेट देख सकते हैं। यस आदित्य, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो रेट जो है किसी अलग अलग टर्म्स में कुछ भी हो सकता है। यस और मोल पर लीटर पर सेकंड इज कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेड पर यूनिट टाइम। हो गया सबका? नाउ देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू, अब देखो रिएक्टेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का चेंज डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, सो डेल्टा टी ऐसे आ सकता है। अब रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, खत्म होते जा रहे हैं, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जा रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन। और प्रोडक्ट के लिए अगर हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। तो डेल्टा ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वो डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब टाइम टेकन। तो ये हमारे पास आया रेट। ठीक है, अच्छा रेट जो है दो टाइप का हो सकता है, रेट इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है। ठीक है, रेट जो है दो टाइप का हो सकता है, एक तो एवरेज रेट, जैसे वेलोसिटी था ना, तुमने फिजिक्स में वेलोसिटी पढ़ा होगा। ये साक्षी प्रोडक्ट के लिए मान लिया माइनस नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए प्लस साइन है आगे। ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन। रेट जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, रेट क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जा रहा है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, डेल्टा रिएक्टेंट वाला पार्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया? रेट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो रेट जो है ये दो टाइप का होगा, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, जैसे वेलोसिटी होता था। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है, एवरेज रेट जो है वो क्या है, अगर हम एवरेज रेट की बात करें तो ये वाला हो जाएगा बस, है ना, जो हमने ऊपर वाला लिखा है दैट इज एवरेज रेट। ठीक है, ये, या फिर डेल्टा ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा वाला जो है ये क्या रहता है, एवरेज रेट रहता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो है माइनस टी वाला। ओके, वहां पर इंस्टेंटेनियस में क्या आता है, डिफरेंशिएशन वाला डी आता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम रेट निकालते हैं। तो माइनस डी ऑफ रिएक्टेंट ओवर डी टी। याद है वेलोसिटी के टाइम भी ऐसा ही कुछ आता था ना, इसमें पढ़ा होगा तुमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो वहां पर भी ऐसा ही था ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या आएगा, डी आएगा, तो माइनस डी ऑफ रिएक्टेंट बाय डी टी, या फिर प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए डी ऑफ प्रोडक्ट बाय डी। क्लियर है? तो इंस्टेंटेनियस के लिए डी आएगा और एवरेज के लिए डेल्टा आएगा। देवी का बताया ना, रिएक्टेंट के पहले नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि रेट जो है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रेट का साइन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
लेकिन रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जा रहा है ना, तो ये जो डेल्टा रिएक्टेंट है ये नेगेटिव आ गया। तो डेल्टा रिएक्टेंट नेगेटिव और आगे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। निखिल जल्दी देखो, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। अरे केमिकल काइनेटिक्स वाला ही तो फर्स्ट स्लाइड है भाई निखिल, दिस इज केमिकल काइनेटिक्स वाला स्लाइड। हो गया सबका? यस मीत। हो गया सबका? नाउ अब देखो, हमारे पास रेट में रिलेशन हो सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वगैरह की रेट में रिलेशन हो सकता है। तो अगर हमारे पास रिएक्शन है ए, मतलब ए प्लस बी इज सी प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्शन है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लो ये हो गए। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो रेट ऑफ ए जो है ये हो जाएगा माइनस डी ए ओवर डी टी, या फिर ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस माइनस डी ओवर डी टी, और एवरेज क्या हो गया, माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इट इज माइनस डी बी ओवर डी टी, या फिर माइनस डेल्टा ऑफ बी ओवर डी टी, सॉरी डेल्टा टी। सिमिलरली रेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, अब सी क्या है, सी इज प्रोडक्ट है ना, तो उसके केस में माइनस नहीं आएगा, तो डी सी ओवर डी टी, या फिर डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। ओके, सो बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जनरली रेट ले रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में या मोल्स के टर्म्स में भी ले लेते हैं, वेट के टर्म्स में जनरली रेट नहीं ली जाती। इसी टाइप से रेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, डी डी ओवर डी टी, या फिर डेल्टा डी ओवर डेल्टा। अब देखो इन सभी रेट में एक रिलेशन, ठीक है, ये सभी रेट में क्या होगा, रिलेशन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
माइनस डी ए ओवर डी टी डिवाइड बाई ए, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं -1/a डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू -1/b डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/c डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/d डी डी ओवर डी। ठीक है, तो इस सभी के रेट में इस टाइप से रिलेशन हो जाएगा। ए की रेट, बी की रेट, सी की रेट एंड डी की रेट में हम इस टाइप से रिलेशन देख सकते हैं। याद रखना ये जो रिलेशन है ये कब वैलिड है, जब यूनिट जो है वो मोल वाली होगी। ठीक है, ये वाला रिलेशन जो आपस का रिलेशन वैलिड नहीं होगा अगर यूनिट वेट वाली। ठीक है, नॉट वैलिड फॉर वेट यूनिट। ठीक है, वेट वाली यूनिट में वैलिड नहीं होगा ये रिलेशन। मोल वाली यूनिट जो है या कॉन्सेंट्रेशन वाली यूनिट जो है उसी में वैलिड होगा। मैंने बोला कि हमने जो लास्ट में रिलेशन लिखा है ये वाला रिलेशन वेट वाली यूनिट में वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर वेट यूनिट। ओके, वेट वाली यूनिट में ये वैलिड नहीं है, मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन वाली यूनिट में ही वैलिड आपस का रिलेशन। अरे मी नॉट वैलिड क्या मतलब, मैं बोल रहा हूँ वेट यूनिट में वैलिड नहीं। मतलब अगर वेट की यूनिट दिया हुआ है तो ये रिलेशन नहीं लगाएंगे, मोल का यूनिट दिया तो ये रिलेशन लगाएंगे आपस में, या कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है तो ये आपस में रिलेशन लगाएंगे। मतलब रेट जो है इन टर्म्स ऑफ वेट है ना, तो ये रिलेशन नहीं अप्लाई करेंगे। अगर रेट इन टर्म्स ऑफ मोल्स है तो ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। यस शुभ, ये याद रख लो, ऑब्वियसली बहुत इजी है। 1/, मतलब डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है। यस वेदांश, इट इज एप्लीकेबल टू एवरेज यूनिट आल्सो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज हो दोनों में सेम टाइप का रहेगा। हो गया सबका?
तो हमारे पास मान लो ये रिएक्शन है A+2B इज 5C+3D। ओके, तो यहाँ पर सभी की रेट में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो -dA/dt इज इक्वल टू -1/2 dB/dt इज इक्वल टू 1/5 dC/dt इज इक्वल टू 1/3 dD/dt। तो देखो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो यार, कि अगर मैं ए और बी की बात करूं, तो अगर ए का देखो 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी का 2 मोल रिएक्ट करता है कि नहीं करता। अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी का कितना रिएक्ट करता है, 2 करता है ना। तो यार बी का मोल डबल रिएक्ट कर रहा है। ओके, ए के मोल से बी का मोल क्या कर रहा है, डबल रिएक्ट करता है, तो रेट भी डबल आएगा। तो यहाँ से देखो ए का रेट ये है और बी का रेट ये है, तो आपस में कंपेयर करोगे तो क्या आया, बी का रेट डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। नेगेटिव आ तो रहा है भाई, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव है ना। तो ए का रेट और बी के रेट में कंपेयर करोगे तो बी का रेट क्या आएगा, डबल आएगा। राहिल प्रोडक्ट के लिए प्लस आता है, रिएक्टेंट के लिए माइनस आता है। प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन लगाते हैं, रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हैं। देखो यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाया ना, इधर भी देख लो प्रोडक्ट है दोनों, तो प्लस लगाया ना। तो रिएक्टेंट की रेट में माइनस साइन आता है, प्रोडक्ट की रेट में प्लस साइन आता है। ओके, तो इसका 1 मोल जो है इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो बी का जो रेट है वो क्या होगा, डबल होगा। ओके, अच्छा, लेकिन वेट अगर हम देखते हैं तो अगर इसका 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो बी का थोड़ी 2 ग्राम रिएक्ट करेगा। ए का 1 मोल से बी का 2 मोल रिएक्ट करता है, लेकिन वेट के टर्म्स में देखो, ए का 1 ग्राम 2 ग्राम से थोड़ी रिएक्ट करता है। अगर ए का 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो बी का 2 ग्राम करेगा क्या, नहीं ना। वो तो मोलार मास के हिसाब से होगा। ओके, समझ आया कि नहीं आया। इसलिए ये जो रिलेशन है ये वेट वाले में एप्लीकेबल नहीं है, मोल्स वाले में ही एप्लीकेबल। राजदीप आपस में रिलेशन के लिए हमने किया है, आपस में रिलेशन देखने के लिए। देखो अब यहाँ पर तुम इससे देखो, ए का 1 मोल अगर रिएक्ट करता है तो सी का कितना मोल रिएक्ट, सॉरी सी का कितना मोल बनता है, 5 मोल बनता है ना। ए के 1 मोल से सी का 5 मोल बनता है, मतलब सी का रेट 5 टाइम्स होगा ए के रेट से। तो यहाँ पर देखो ए और सी का रेट कंपेयर करो, ए और सी का रेट अगर कंपेयर करेंगे तो dC/dt कितना आ गया, इट इज 5 टाइम्स ऑफ -d/dt। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। सो यहाँ से हम वो देख सकते हैं। ईशान ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों टाइप के रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल। ओके, तो इस टाइप से हम आपस में रिलेशन देख सकते हैं रेट में। बस कंडीशन ये है कि हम वेट वाला यूनिट अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब वेट वाले यूनिट में नहीं होना चाहिए रेट। कौन से यूनिट में होना चाहिए, या तो मोल वाली यूनिट हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन वाली हो। क्लियर है सभी को।
तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1, 5 and 7। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, 5 and 7। बुकलेट सभी को मिल गया होगा, बाकी मैंने ग्रुप पे भी सेंड कर दिया है।
हो गया सबका? यस मंदार। तो चलो कराते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, hence rate of disappearance of SO2। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 मतलब SO2 का रेट। ऑब्वियसली SO2 रिएक्ट हो रहा है या डिसअपीयर हो रहा है, दैट्स व्हाई इसकी रेट को हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल सकते हैं। और SO3 की रेट को हम रेट ऑफ SO3 या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस बोल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली SO2 का रेट दिया है और SO3 का रेट निकालना है। SO3 फॉर्म हो रहा है तो उसका रेट निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो रिएक्शन देखो हमारे पास ये ट्वाइस SO2 प्लस O2 इज ट्वाइस SO3। ये रेट है हमारे पास, सॉरी रिएक्शन ये है। नाउ इसमें क्या रिलेशन होगा सभी की रेट में आपस में? तो -1/2 SO2 का रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ DO2/dt इज इक्वल टू 1/2 TSO3/dt। यही रिलेशन होगा सभी में। ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये रिलेशन होगा, लेकिन ये रिलेशन जो है कौन सी यूनिट में एप्लीकेबल होता है? जब मोल्स वाली यूनिट दी हो तब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो मोल्स वाली यूनिट में हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमें देखो SO2 का रेट दिया और SO3 का निकालना है। मतलब SO2 का रेट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना, तो SO2 का रेट इज इक्वल टू SO3 का रेट। ओके, बट कौन सी यूनिट में वो सेम होगा? मोल वाली यूनिट में सेम होगा, ना कि वेट वाली। ओके, SO2 और SO3 दोनों का रेट सेम आएगा, बट मोल वाली यूनिट में सेम आएगा, वेट वाली यूनिट में सेम नहीं आएगा। उसको मैं यहां से भी देख सकता हूँ, यार इसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 मोल्स बनते हैं, लेकिन अगर SO2 का 2 ग्राम रिएक्ट करेगा तो SO3 का 2 ग्राम थोड़ी बनेगा। ओके, सो मोल्स वाली यूनिट में दोनों का रेट सेम हो जाएगा, बट वेट वाली यूनिट में डिफरेंट आएगा। तो भाई वेट वाली यूनिट में कैसे निकालेंगे फिर? तो देखो ये हमें कितना दिया है भाई, SO2 का, सॉरी SO3 का रेट हमें दिया हुआ है, कितना दिया SO3 का रेट? SO3 का रेट दिया उन्होंने 100 kg/मिनट। ओके, SO3 का रेट क्या दिया? 100 kg/मिनट। तो क्या इस रेट को मैं इन टर्म्स ऑफ मोल कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ यार। पर मिनट SO3 का 100 kg बन रहा है। पर मिनट SO3 का कितना बन रहा है? 100 kg। तो कितना मोल बनेगा? 100 × 10⁻³ ये kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय मोलार मास। SO3 का मोलार मास कितना होता है भाई? SO3 का मोलार मास कितना होता है? 80 होता है ना। ओके, सो ये आ गया मोल पर मिनट। ये किस में आ गया रे? मोल पर मिनट में आ गया। ठीक है, तो रेट आ गया इन टर्म्स ऑफ। तो अगर SO3 का रेट पता चल गया इन टर्म्स ऑफ मोल, देखो हम यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं वही रेट SO2 का भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो SO2 का रेट क्या आ गया? सेम रेट आ जाएगा ना भाई। तो SO2 का रेट हो जाएगा सेम, मतलब 100 × 10⁻³ मोल पर मिनट। सेम रेट आ गया, लेकिन हमें SO2 का जो रेट है वो इन टर्म्स ऑफ मोल नहीं चाहिए, हमें कौन से यूनिट में चाहिए यार? वेट वाली यूनिट में ही चाहिए ना। तो अभी SO2 का पर मिनट पता चल गया कितना मोल रिएक्ट हो रहा है। पर मिनट कितना मोल रिएक्ट हो रहा है पता चल गया, तो कितना ग्राम रिएक्ट होगा निकाल सकते हैं ना। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। मोलार मास कितना है SO2 का? 64। तो इट इज ग्राम पर मिनट, और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, सो अभी ये कितना आया पहले तो ये देख लेते हैं। सो दिस इज 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड ये 8 टाइम्स। ठीक है, तो अभी इसको डिवाइड बाय 1000 में करेंगे तो केजी आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 1000 करने पर केजी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 केजी पर मिनट। क्लियर है सबको? ठीक है, तो दोनों का जो रेट है वो इन टर्म्स ऑफ मोल सेम होगा, इन टर्म्स ऑफ वेट सेम नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, SO3 का जो वेट के टर्म्स में दिया हमें रेट, उसको मोल के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो SO3 का रेट मिल गया इन टर्म्स ऑफ मोल। नाउ वही रेट ऑब्वियसली SO2 का भी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल। फिर मोल वाली यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया? SO2 के मोल वाली यूनिट का रेट पता है, तो SO2 का वेट वाले यूनिट का रेट निकाल लिया। ओके, क्लियर है सभी को? वैष्णवी सर, व्हाई डिड वी कन्वर्ट? वैष्णवी, ये जो फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला जो रिलेशन है, ये मोल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, वेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स व्हाई पहले हमने वेट वाली यूनिट को मोल्स में कन्वर्ट किया, तभी हम इक्वेट कर सकते हैं। आदित्य सर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई रेट ऑफ SO2 इज इक्वल टू SO3? आदित्य, ये वाला रिलेशन पता है? सेकंड लाइन में जो हमने रिलेशन लिखा है, ये पता है? तो आदित्य, अगर सेकंड लाइन वाला रिलेशन पता है तो 2 से ये देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया ना भाई आदित्य, तो क्या आएगा? यही वाला आएगा ना? वैष्णवी सर, तो दोनों मोल्स में नहीं होगा। वैष्णवी, दोनों मोल्स में नहीं होगा मतलब क्या है? दोनों का रेट सेम इन टर्म्स ऑफ मोल होगा। अगर दोनों का रेट मोल्स के टर्म्स में है तो सेम होगा, वेट के टर्म्स में है तो सेम नहीं होगा। हार्दिक सर, टू कन्वर्ट केजी टू मोल्स वी डिवाइड ग्राम बाय मोलार मास। देखो हार्दिक, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज वेट डिवाइड बाय मोलार मास, बट वेट किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। दैट्स व्हाई पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया था, एंड देन ग्राम वाले को मोलार मास से डिवाइड किया था। नव्या, सो सर फॉर फॉर्मूला वी कन्वर्ट टू मोल एंड देन बैक टू वेट। नव्या देखो, आंसर कौन से यूनिट में दिया है वो देखो, एंड तुम्हें डेटा कौन से यूनिट में दिया वो देखो। अगर डेटा तुम्हें मोल्स के टर्म्स में ही दिया होता, मतलब जो यूनिट है वो मोल्स वाली दी होती, देन कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ता। बट यहाँ पर यूनिट वेट वाली दी हुई है, दैट्स व्हाई हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, या फिर इसको एक सिंपल यूनिटरी में, मतलब यूनिटरी मेथड क्या, जो स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन है उसके हिसाब से कर सकते थे। देखो वो क्या बोल रहा है कि SO3 जो है ना, SO3 का रेट क्या है? 100 केजी पर मिनट, मतलब इसका SO3 का 100 केजी मिल रहा है 1 मिनट में। तो कितना मोल मिल रहा है यार? तो 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 80, इतना मोल मिल रहा है ना? तो अगर इसका मोल पता है, 1 मिनट में इतना मोल मिल रहा है, तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा पता चल जाएगा ना। देखो स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है, सेम मोल्स रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सेम मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो वेट कितना रिएक्ट करेगा यार? 1 मिनट में वेट कितना रिएक्ट करेगा? मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। समझ आया कि नहीं आया? तो सेम ही चीज कर रहे हैं नीचे भी हम। ओके, दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है, तो दोनों का मोल्स भी सेम रहेगा, या दोनों का रेट भी सेम रहेगा इन टर्म्स ऑफ मोल। SO2 के 2 मोल से SO3 के 2 मोल्स बनेंगे, लेकिन SO2 का 2 ग्राम अगर रिएक्ट किया तो SO3 का 2 ग्राम नहीं बनेगा। समझा ही नहीं आया?
Okay, so this was question number 1. Now question number 7, sorry 5. तो फिफ्थ में हमारे पास क्या है, एक्स ए प्लस वाई बी गिव्स जेड सी। इसके अलावा हमें रिलेशन दिया माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी एंड इट इज इक्वल टू 1.5 डी सी ओवर डी टी। तो अब देखो यहाँ पर रेट का रिलेशन क्या होगा, तो इट इज माइनस 1/x डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/y डी सी डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/z डी सी ओवर डी। तो ये वाला जो है सेकेंड लाइन में हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको इसके टर्म्स में लेके आना है। तो देखो ये वाला जो है इसमें सभी में हमारे पास 1/, करके है ना, लेकिन यहाँ पर देखो 1.5 आ रहा है, 1/, करके नहीं आ रहा। तो सबको पहले इन टर्म्स ऑफ 1/, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 3/2 डी सी ओवर डी टी। लेकिन हमें 1/, के टर्म्स में चाहिए, तो क्या करें, 3 से डिवाइड कर दो। देखो तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1/3 डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी ओवर डी टी। आ गया ना। तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू मिल गया क्या। एक्स क्या आएगा, एक्स हमारे पास आ गया 3, वाई कितना आया, वाई भी 3 आ गया, जेड कितना आया 2 आ गया। क्लियर है सभी को। सार्थक 3 से डिवाइड क्यों, 3 से इसलिए डिवाइड किया सार्थक, बिकॉज हमें इसके फॉर्म में लेके आना है। तो इसके फॉर्म में नहीं है ना ये, इसके फॉर्म में क्या नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है 1/z है और इधर क्या है 3/2। ओके, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NH3, मंदार देखते हैं, चेक कर लेना। तो रिएक्शन क्या है, ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। और यहाँ पर आपस में रिलेशन क्या होगा रेट का, तो माइनस 1/2 डी ऑफ NH3 ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/1, ऑब्वियसली वो तो बस एज इट इज लिख देते हैं। तो डी ऑफ N2 ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी ऑफ H2 ओवर डी टी। तो हमें यहाँ पर सभी का रेट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3 एंड K1 K2 K3 में रिलेशन निकालना है। तो देखो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बस। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्वियसली माइनस पार्ट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस DNH3 ओवर dt को, तो क्या आएगा, इट इज K1/2 इंटू NH3 कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली N2 वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ गया, ये दिस इज K2 इंटू NH3 कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली इधर आ जाएगा 1/3 इंटू K3 इंटू NH3 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, NH3 कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल आउट हो गया तो क्या है,
दिस इज K1/2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3/3। तो कौन सा करेक्ट होगा देखो, आई थिंक फर्स्ट करेक्ट हो गया। यस, फर्स्ट करेक्ट हो गया, क्योंकि 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, ये 1.5 K1 इज इक्वल टू 3 K2 इज इक्वल टू K3। ओके, सो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सभी को? हाँ, रिया सर, वी कैन नॉट यूज रेशियो लाइक -1/x by -1/3 -1/y। रिया कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, रेशियो क्यों ले रहे हो? मतलब ठीक है, रेशियो लेके कर सकते हो इससे, बट उससे कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, रेशियो मत लो, कंपेयर कर लो। ऑब्वियसली एक को दूसरे से डिवाइड करोगे तो तुम जो बता रहे हो वही मिल जाएगा, बट हाँ, रॉन्ग नहीं हो, करेक्ट है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इक्वेशन को तुमने दूसरी इक्वेशन से डिवाइड ही किया है, बट वहां से बहुत कॉम्प्लिकेटेड से आ जाएगा, उसकी वजह से रॉन्ग हो सकता है। 'तन्वी इसकी बात नहीं हो रही है, रिया दूसरे क्वेश्चन की बात कर रही थी, लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रही थी। इसमें रिया ने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का मतलब एक दूसरे से डिवाइड कर दिया था। सेवंथ में किससे रेशियो लेंगे तन्वी? सेवंथ में रेशियो का कुछ है ही नहीं ना, सेम रिलेशन थोड़ी है, हमारे पास यही रिलेशन है, यहाँ पर NH3 कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेट लो। तो रेट लो देखो क्या बोलता है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to some power called order of reaction. ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर। जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर में आएंगे उनको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है मान लो, तो यहाँ पर जो रेट है इस रिएक्शन का तो वो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू सम पावर मान लो m एंड b रेज टू सम पावर मान लो n। ठीक है, तो ये m और n जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो रेट इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट इज स्मॉल के या रेट कांस्टेंट बोल देते हैं उसको। ठीक है, सो हियर k इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, k जो है क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो k जो है रेट कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर या कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा। यस तन्वी, m और n जो है जरूरी नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पावर में क्या लेते थे, याद है? केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पावर में लिया था स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो जरूरी नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन डिफरेंट नंबर। हो गया सबका? तो m और n जो है यहाँ पर होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हियर m इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया स्मॉल m, मतलब a की पावर में स्मॉल m है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a हो गया।
एन जो है इट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड एम प्लस एन जो है इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनके सम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, ए प्लस बी जो है मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम किसका, रिएक्टेंट का, इट इज मॉलिक्यूलर। तो पावर में जो आता है, रेट लॉ की पावर में जो आता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम जो है वो होता है मॉलिक्यूलर। ठीक है, दोनों जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या है, इट इज सम ऑफ पावर इट इज सम ऑफ पावर इन रेट लॉ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये रेट लॉ जो है उसमें पावर का सम हो गया, एंड मॉलिक्यूलरिटी जो है इट इज सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो है ये क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम होता है किसके, रिएक्टेंट का। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। मतलब ये जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो भी नहीं होगा, फ्रैक्शन भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं। मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। अच्छा, जीरो इज पॉजिटिव इंटीजर क्या, जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्या होता है, 1 2 3 4 वगैरह क्या है, नेचुरल नंबर है या रियल नंबर, क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे या नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर ना। ओके, सो इट शुड बी नेचुरल नंबर। मतलब ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, ना ही जीरो हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी जो है ना तो नेगेटिव होगा, ना जीरो होगा और ना फ्रैक्शन में आएगा, ये क्या होगा, 1 2 3 वगैरह होगा। अच्छा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलेंगे क्या, पॉजिटिव नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर, करेक्ट है ना, नेचुरल नंबर। ओके, सो 1 2 3 वगैरह रहेगा। ठीक है, माइनस में नहीं जाएगा, जीरो भी नहीं होगा और फ्रैक्शन में। नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेनली दोनों में डिफरेंस हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कहां से आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा रेट लॉ से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से पता चलेगा, रेट लॉ से पता चलेगा, और रेट लॉ पता चलता है एक्सपेरिमेंट वगैरह के। ठीक है, तो रेट लॉ जो है उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम रिएक्शन देख के बता सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी तो रिएक्शन देख लेंगे, और रिएक्शन में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम है वो मॉलिक्यूलरिटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही जीरो होगा और ना ही फ्रैक्शन में रहेगा। ओके, तो ये मेनली डिफरेंस आ गए दोनों। देखो लास्ट पे जल्दी।
राजीव, एम और एन निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से ही वो पता चलता है सब। सॉरी शुभ, वो मे बी क्वेश्चन में गिवन हो या निकालना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी ले लेते हैं हम उसमें। हो गया सभी का? ओके। नाउ अगर तुम्हें मेंशन किया एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है या एलिमेंट्री है, तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलिटी इज सेम एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में बोला है या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन बोला है रिएक्शन को, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलिटी को ही हम ऑर्डर ले सकते हैं। हो गया सबका? यस देविका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है A+2B गिव्स 5C, ये रिएक्शन है। ठीक है, निखिल जल्दी देखो।
तो हमारे पास ये रिएक्शन है A+2B गिव्स 5C। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ऑन इंक्रीजिंग concentration of A 2 times, rate increases 4 times, while on increasing concentration of B, rate is doubled. While on increasing concentration of B 2 times. While on increasing concentration of B 2 times, rate is doubled. Determine order of reaction with respect to A and B. Yes, Tanvi, correct है। यस भैया करेक्ट है। शिवम ए एंड बी के रेस्पेक्ट में बताना इंडिविजुअली। राजदीप रॉन्ग है। यस भैया करेक्ट है, मिताली करेक्ट है। रचिता इस क्वेश्चन के बाद छोड़ देंगे। शुभ इंडिविजुअली बताना है, इंडिविजुअली क्या ऑर्डर होगा ए और बी के रेस्पेक्ट।
यस मिताली करेक्ट है। नो देविका। यस शुभ करेक्ट है। हार्दिक रॉन्ग है। तो देखो रेट जो है आर, आर को रेट ले लेते हैं, इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू एम एंड बी रेज टू एन। ठीक है। नाउ हम क्या बोल रहे हैं कि पहले रेट जो था वो आर था मान लो, और स्टार्टिंग रेट जो है उसको आर ले लेते हैं, एंड के और ए की कॉन्सेंट्रेशन को ए ले लेते हैं, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियली स्मॉल बी ले लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि ए को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो रेट को 4 टाइम्स कर दो, ए को डबल कर दो, मतलब 2a लिख दो, और बी एज इट इज है। दिस इज इक्वेशन 2। एंड इसी टाइप से वो बोल रहा है कि जब बी को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, तो 2r इज इक्वल टू के ए रेज टू एम एंड बी रेज टू एन, सॉरी बी 2b रेज टू एन। ठीक है, बिकॉज बी को डबल किया। अब देखो यहाँ पर अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2 को 1 से डिवाइड करने पर क्या आता है यार? इट इज 4r अपॉन आर, के से के कैंसिल आउट हो गया, बी रेज टू एन से बी रेज टू एन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गए? 2 रेज टू एम आया कि नहीं आया? तो 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू एम, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू 2 लिख सकते हैं ना। तो एम की वैल्यू क्या आ गई? एम की वैल्यू आ गई यहाँ से। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 3 को 1 से डिवाइड करें तो, अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करते तो क्या आता है? 3 से 1 को डिवाइड करते तो 2r अपॉन आर आता है। ठीक है, ए रेज टू एम से ए रेज टू एम कैंसिल आउट, के से कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया? 2b बाई बी रेज टू एन ना, तो b से b भी कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 2 रेज टू एन। तो यहाँ से देखो 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू एन आया, मतलब n की वैल्यू क्या हुई? n की वैल्यू 1। ठीक है, तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 हो गया और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1। क्लियर है क्या? ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर कर सकते हैं। m प्लस n इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। विनायक अक्टूबर के अराउंड होगा, सिलेबस खत्म पूरा। तो m प्लस n क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 3 है। ओके, होमवर्क नोट कर लो। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्वियसली वैसे हमने करा दिया है, तो 1 2 1 to 12, देन इसके बाद 14 to 23। 1 to 12 and 14 to 23। ओके, 59 भी यू कैन ट्राई, 59 जो है वो भी ट्राई कर सकते हो। 58 and 59। ओके, सो 1 to 12, 14 to 23 and 58 and 59। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। रोहन फिजिकल केमिस्ट्री में है, इसके बाद 4 चैप्टर हो रहे। ओके, श्रावणी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस एग्जैक्टली क्या बताना, तो मतलब ये है कि यार श्रावणी ये कि अगर हम एक ही कॉन्सेंट्रेशन को इतना टाइम्स कर देंगे तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली वो ए और बी पर
ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट कैसे डिपेंड कर रहा है ये ऑर्डर बताता है। ए और बी की मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर रेट कैसे डिपेंड करता है वो ऑर्डर बताता है। जैसे अगर ऑर्डर 1 है तो मैं बोलता हूँ कि रेट डबल करने पर सॉरी ये कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल होगा। लेकिन अगर रेट हमारे पास ऑर्डर 2 है किसी रिएक्टेंट का तो फिर कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 टाइम्स। समझ आया? तो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रेट कैसे चेंज होगा ये ऑर्डर बताता है। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।